बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ के हवाले से है। कैसे वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। अदालत का एक बड़ा ऑर्डर है जिसको अभी तक क्यों नहीं माना जा रहा। इवन के एक और अहम इदारे की जानिब से भी इसके ऊपर जो फैसला है वो सामने आया है। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, लंदन में नवाज शरीफ ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो बुलाई और इस मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ ने पीडीएम से अलहदगी का फैसला जो है वो किया है। ये फैसला क्यों किया गया, क्या डिस्कशन इस मीटिंग के अंदर होती रही, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी इनके अगेंस्ट एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो है वो दायर किया गया था। ये रेफरेंस जो है वो मुस्तरद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये क्या मामला है, क्योंकि इनके अगेंस्ट और जस्टिस इजाजुल एहसन के अगेंस्ट एक मुनज़्ज़म कहें या लगातार कहें कंपेन जो है वो चलाई जा रही है। ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ जिस तरह से इन दोनों जजेस का जो नाम है वो ले रही हैं। बहरहाल इनके रेफरेंस के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, मामले का आगाज़ करता हूँ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से। तो मामला नाज़रीन इस तरीके से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 अरकान जिनके इस्तीफ़े मंजूर हुए थे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई किया था, लेकिन इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया कि उनको वापस बहाल जो है वो कर दिया और जो हुक्म था वो मुअत्तल कर दिया। इसके बाद कुछ रोज़ गुजरने के बाद क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी वो जो डी नोटिफिकेशन करने वाला एक नोटिफिकेशन जारी किया था उसे ख़त्म कर दिया और एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 32 अरकान को वापस बहाल किया गया है। और इन 32 जिनमें से 27 तो बराह रास्त नशिस्तों पर मुंतखब हुए थे MNAs, और 5 जो ख़वातीन थी वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर थी। और जिन जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल था वो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो भी उस शेड्यूल को भी जो मुअत्तल है वो किया गया। यानी कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे तमाम रुकावटें दूर हो गई थी कि वो असम्बली के अंदर वापस जा सकें। लेकिन मामला इस तरीके से हुआ है कि ये जो मुस्तफ़ी अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कौमी असम्बली में वापस जा रहे थे, इनका दाखिला कौमी असम्बली में ममनू जो है वो करार दे दिया गया है। साबिक हुक्मरान PTI से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी असम्बली के किसी भी रुकन को कौमी असम्बली के एडिटोरियम में दाखिल होने और कार्रवाई में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। तो ये नाज़रीन एक बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि और इसकी रीज़न साफ है, क्योंकि यही अरकान वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, जो राजा रियाज हैं उनको फारिग कर देंगे। अपोजिशन लीडर से ऑलरेडी दरख्वास्त भी दी जा चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना लॉयल बंदा जो अपोजिशन लीडर होगा, और यही डर है। लेकिन नाज़रीन, ये जो खबर सामने आई है इसके बाद एक किस्म की ये खिलाफ वर्जी है अदालती अहकामात की भी, क्योंकि अदालत ने अगर मुअत्तल कर दिया है और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने भी बहाल कर दिया है, तो उसके बाद इजाज़त जो है वो क्यों नहीं दी जा रही। तो परवेज़ अशरफ जो हैं, मंडे के बाद इसके ऊपर कुछ बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको अगर इजाज़त नहीं दी जाती, इसी तरह से रोका जाता है, तो फिर ये तौहीन अदालत का जो मैटर है वो लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा। और यहाँ पर राजा रियाज को बचाते बचाते राजा स्पीकर जो हैं यानी कि राजा परवेज़ अशरफ, उनकी कुर्सी जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। मज़ीद डिटेल्स के मुताबिक नाज़रीन, अरकान ने स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से इन इस्तीफ़ों की मंजूरी के नोटिफिकेशन की वजह से रुकनीत जो है वो खोई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुम्मे के रोज़ इनकी खाली करदा नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब जो है वो भी मुअत्तल कर दिया। और इस हवाले से लास्ट व्लॉग में भी कल के परसों मैंने व्लॉग किया था, उसमें भी बता चुका था कि ये अब सारी जो गेम है वो कैसे इमरान खान साहब के हाथ में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, लंदन में बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर नाज़रीन एक तो नवाज शरीफ ने जो उनके कानूनी लॉयर्स हैं, जो उनके माहिरीन हैं, उनसे ये मशवरा किया है कि क्या किसी सूरत में जो मौजूदा इंतखाबात हैं वो आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, यानी कि जो दोनों सूबाई असम्बलियों के हैं। तो इस हवाले से उन्हें वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है
कि कानून में, आइन में ऐसी गुंजाइश नहीं है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर इस वक्त पेंडिंग है, जो चल रहा है, उसमें उन्होंने जस्ट ये डिसाइड करना है कि किस डेट को जो इलेक्शन की तारीख है वो कौन देगा। आया इलेक्शन कमीशन भी नहीं दे रहा और गवर्नर भी नहीं दे रहे, तो जस्ट आइन के हवाले से इस मामले को वाजे जो है उन्होंने करना है। और इसके ऊपर नवाज शरीफ ने अब क्या कह दिया है, जो उनके एमपीएज हैं उनको टिकट जारी करने के हवाले से भी डिटेल्स उन्होंने मांगी है और तैयारी करने का कह दिया गया है, क्योंकि जो इलेक्शंस हैं वो तो हर सूरत होने जा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और अहम चीज़ भी इस मीटिंग के अंदर डिसाइड की गई है, और वो ये है कि जब इन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस होंगे तो पीडीएम के साथ इत्तेहाद में जो है वो नहीं जाया जाएगा। ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर पीडीएम के साथ जो इत्तेहाद है वो नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ ये गुंजाइश निकाली गई है कि अगर पीपल्स पार्टी सिंध में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करती है तो फिर उस सूरत में पंजाब में उनके साथ कोई मामला देखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होने जा रहा। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि पंजाब और केपी में तो इलेक्शन पहले हो जाएंगे और सिंध में इलेक्शन जो है वो तो बाद में होंगे, तो बिल्कुल ट्रस्ट तो इन दोनों के दरमियान है ही नहीं। तो कभी भी ये जो रिस्क है वो नून लीग की जानिब से नहीं लिया जाएगा कि यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट जो है वो उनके साथ जो है वो कर लिया जाए, क्योंकि बाद में जरदारी जो है उनको सिंध में उनके साथ एडजस्टमेंट करें या ना करें वो तो फिर इलेक्शन बाद में होंगे। और ऑलरेडी जो आसिफ जरदारी हैं वो ये कहते हैं कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं, और नवाज शरीफ जो के हिस्सा हैं वो ये कहते हैं कि हम पीडीएम के इत्तेहाद के साथ पंजाब के जो इलेक्शंस हैं उनमें नहीं जाएंगे और अपने तौर पर ये जो इलेक्शंस हैं वो लड़ेंगे, यहाँ तक कि किसी तरह का भी जो सीट एडजस्टमेंट है वो भी इनके साथ नहीं की जाएगी। तो ये नाजरीन कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि उस मीटिंग के अंदर डिस्कस जो हैं वो की गई हैं। आखिर में नाज़रीन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो कि उस बेंच का हिस्सा है, 9 रुकनी बेंच का, जो दोनों सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो डिसीजन है वो करने जा रही है या आइन को इस हवाले से मज़ीद वाज़े करने जा रही है। लगातार एक जो कंपेन है वो 2 जजेस को इसमें टारगेट किया जा रहा है, एक तो जस्टिस इजाजुल अहसन साहब और दूसरा जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी। इन 2 जजेस को ख़ास तौर पर जिस तरीके से मरियम नवाज़ की जानिब से लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई, और हैरान कुन तौर पर बहुत सारे लोग इस पर हैरान भी हुए कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुम्मे की जो समाअत हुई थी, उस यानी कि जुम्मे के दिन दूसरी समाअत हुई थी इस केस की, वहाँ पर जब ये मामला उठाया गया तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से कहा गया कि इस मामले को हम बाद में देखेंगे। हालांकि जो मरियम नवाज़ के जो कमेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हाश थे, लेकिन खैर इसमें भी कुछ ना कुछ मामला ज़रूर होगा। पहले वो ये चीज़ डिसाइड करना चाह रहे होंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट मैटर है इसको डिसाइड कर लिया जाए, फिर इस वजह से बाद में इस मामले को जो है वो देखा जाएगा। बहरहाल अब खबर ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट जो रेफरेंस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो दायर कर दिया गया था, और जिस बेस के ऊपर वो रेफरेंस दायर किया गया था वो रेफरेंस था जो ऑडियो लीक वाला मामला था उसके हवाले से। इस पर नाज़रीन कुछ तो डिटेल्स एक तो ख़ानदानी ज़राए से उनकी सामने आई। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने जो ख़ानदानी ज़राए से एक तो वो तमाम तर मामले के ऊपर वजाहत देने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए तैयार है, और यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस साहब को भी इस सारे मामले से उन्होंने आगाह किया होगा। इसी वजह से हमने 2 बेंचेस देखे हैं जो कि वो बने, और उसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं वो भी शामिल हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी जज के ऊपर आप कोई भी इल्ज़ाम लगा दें और फिर उसके बाद आप खुद ही इल्ज़ाम लगाए और फिर खुद ही कहें कि वो जज जो है वो केस से अलहदा हो जाए। इस पर एक कानूनी नुक्ता भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिसीजन नहीं बल्कि उन्होंने एक आइन को वाजे करना है, तो एक किस्म की आइन की उन्होंने तशरीह करनी है, तो इसमें तो उनका बनता भी नहीं है अलहदा होना। फिर दूसरे नंबर पर जिस ऑडियो के ऊपर ये रेफरेंस बेस कर रहा था उस ऑडियो को ऑलरेडी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये उनके ख़ानदानी ज़राए की जानिब से भी बताया गया है कि मामला जस्ट एक ये हुआ था कि उनकी गाड़ी को रोककर बदतमीज़ी की गई थी, और फिर इस मामले के ऊपर परवेज़ लाई साहब से उनकी मुलाकात है, जो गुफ्तगू थी, वो वाला जो सारा मैटर था वो सामने आया। लेकिन फिर उसके बाद उनकी जो कॉल थी वो रिकॉर्ड की गई और उसको इस तरीके से जो लीक है वो किया गया। और ये चीज़ बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इस कॉल को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, यानी कि अगर आप कुछ अल्फाज इधर से ले लें, कुछ अल्फाज उधर से ले लें, हत्ता कि गुफ्तगू भी अगर पूरी ना चलाएं और थोड़ी सी चला लें, तो इससे भी जो माना है वो पूरा पहुंच नहीं पाता। तो इस वजह से जो वो रेफरेंस जिस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा था वो ऑटोमेटिकली मामला जो है वो
मुस्तरद होने जा रहा है, रेफरेंस जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि जो बेस है वही गलत है। और फिर मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जानिब से ख़ुद भी ये कह दिया गया कि वो मामले को बिल्कुल अपने डिफेंस में और उनके हवाले से अगर चीफ साहब उनसे पूछना भी चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये जो बेस बनाई जा रही थी वो बेस भी अब ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद डिटेल भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।